हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। ये दुनिया की सबसे आइकॉनिक फोटोग्राफ में से एक है। 1927 के इस फोटोग्राफ में दुनिया के 29 जीनियस साइंटिस्ट मौजूद हैं, लेकिन इसके आइकॉनिक और पावरफुल होने की वजह है इन मेल साइंटिस्ट के बीच बैठी ये फीमेल साइंटिस्ट, जिनका नाम है मैडम मैरी क्यूरी। मैरी की तस्वीर उस दौर की है जब औरतों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी और ना ही उन्हें नोबेल प्राइज के लिए कंसीडर किया जाता था। मैरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। रिसर्च मैरी ने की थी, लेकिन नोबेल के लिए बुलाया गया सिर्फ उनके हस्बैंड पियर क्यूरी को। वैसे मैरी ने उस जमाने में रिसर्च करने का मन बनाया था जब विमेन ये सब करने के बारे में सोचती भी नहीं थी। लेकिन मैरी ने किस तरह पढ़ाई की, मैडम क्यूरी का साइंस में इंटरेस्ट कैसे आया, कैसे वो पोलैंड से फ्रांस पहुंची, इस बारे में हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, आप इसे देख सकते हैं। आज बात करेंगे कि कैसे मैडम क्यूरी इस आइकॉनिक फोटो का हिस्सा बनी। मैरी क्यूरी का रियल नेम था मारिया स्कोडवास्का। अब जब मारिया पेरिस आई तो वहां लोगों के बीच उनका नाम प्रोनाउंस हुआ मरी और इंग्लिश में लोगों ने उन्हें कहा मैरी। इस तरह वो मारिया से मैरी बन गई। अब मैरी के साथ क्यूरी कैसे जुड़ा ये आगे एक्सप्लेन किया है। अब मैरी ने पेरिस में रहकर 2 मास्टर्स किए और फिर वो वापस पोलैंड चली गई। इस बीच पियर क्यूरी और मैरी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैरी जब पोलैंड वापस गई तो पियर को लगा कि वो ना सिर्फ एक अच्छा दोस्त खो रही हैं, बल्कि शायद मैरी से भी रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी छिन रही है, वो आगे पढ़ सकती हैं। तो पियर ने उन्हें लेटर लिखकर फ्रांस वापस आकर डॉक्टरेट करने के लिए कन्विंस किया। इसी लेटर में उन्होंने मैरी को शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया। उन्होंने लिखा, हमारा काम तब तक हमें एक दूसरे के करीब लाता गया जब तक हमें यकीन नहीं हो गया कि हम दोनों को हमसे बेहतर लाइफ कंपेनियन नहीं मिल सकता है। मैरी के लिए इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उन्हें पियर में एक अच्छा दोस्त तो मिला, लेकिन वो पोलैंड नहीं छोड़ना चाहती थी। मैरी तो हमेशा से चाहती थी कि वो अपने देश पोलैंड के लिए कुछ करे, लेकिन पियर से शादी का मतलब था पोलैंड छोड़कर हमेशा के लिए फ्रांस में आकर रहना। पर पियर क्यूरी शायद इस बात को भी बखूबी समझते थे। उन्होंने खत में लिखा कि ये कितनी खूबसूरत बात होगी कि हम दोनों हमारे सपनों में खोकर पूरी जिंदगी एक साथ बिताए, अपने देश के लिए जो तुम्हारा सपना है, इंसानियत के लिए जो हमारा सपना है, साइंस के लिए जो हमारा सपना है। इन सपनों में सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरी वाला। मेरा मतलब है कि हम सोसाइटी को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन साइंस के नज़रिए से देखें तो हम कुछ तो इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है ये बहुत छोटा हो, लेकिन ये हमारे हाथ में है। आखिर मैरी ने पियर के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दिया। पियर उस वक्त खुद पीएचडी कर रहे थे, पर लैब न होने की वजह से वो खुद 15 साल से अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पाए थे। लेकिन मैरी ने सोचा कि वो खुद भी पीएचडी करेंगी और पियर क्यूरी की भी पीएचडी पूरी करवाएंगी। उन्होंने पियर क्यूरी को इंसिस्ट किया कि वो मैग्नेटिज्म पर अपनी पीएचडी जल्द लिख ले। मैरी उन्हें लगातार हेल्प करती रही। आखिरकार 1895 में पियर को डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई और म्यूनिसिपल स्कूल में, जहां वो एज अ लैब असिस्टेंट काम कर रहे थे, वहीं उनका प्रमोशन कर प्रोफेसरशिप दे दी गई। इस साल पियर और मैरी ने बेहद सिंपल सेरेमनी में शादी कर ली। दोनों एक जैसे थे, इसलिए दोनों ने शादी पर कोई पैसा बर्बाद नहीं किया, क्योंकि साइंस में पैशन रखने वाले इन दोनों को लैब जो बनानी थी। मैरी ने शादी में ब्राइडल गाउन नहीं पहना, बल्कि उन्होंने एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनी जो वो अक्सर लैब में यूज कर सकती थी। इन दोनों ने ना तो एक दूसरे को कोई रिंग पहनाई और ना ही किसी रीति रिवाज में वक्त लगाया। बस साइन किए, मैरिज रजिस्टर करवाई और हो गई शादी। और इसके बाद मारिया स्कोडवास्का बन गई मैडम मैरी क्यूरी। इसके बाद दोनों ने शादी में मिले पैसों से साइकिल खरीदी और निकल पड़े पूरे फ्रांस को देखने। अब 19वीं सेंचुरी के आखिर में 2 बड़ी डिस्कवरीज हुई। 1895 में जर्मन फिजिसिस्ट विल्हेल्म रेंटिंग ने एक्सरेज के बारे में पता लगाया। इसी डिस्कवरी के लिए उन्हें 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज मिला। दूसरी डिस्कवरी की फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बैकरेल ने। उन्होंने बताया कि यूरेनियम से इनविजिबल रेज निकलती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मटेरियल से पास हो सकती है, और यूरेनियम को, इन रेज को प्रोड्यूस करने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं। ये वही यूरेनियम है जो आज न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। अब बैकरेल की बात सही थी, लेकिन शायद वो इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन दोनों डिस्कवरीज ने मैरी को काफी इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने यूरेनियम पर अपनी पीएचडी का टॉपिक डिसाइड किया। अब 1897 में मैरी की एक बेटी हुई इरीन। अब मैरी इरीन से जुड़े हर बात को वैसे ही रिकॉर्ड करती जैसे वो अपने एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड रखती। चूंकि बच्चे को संभालने की सारी जिम्मेदारी मैरी के ऊपर थी, इसलिए वो अपने रिसर्च और घर के काम में स्ट्रगल कर रही थी।
बच्ची कई बार बीमार होती तो मैरी रिसर्च के लिए भी नहीं जा पाती। कुछ वक्त के बाद मैरी के फादर इन लॉ भी उनके साथ आकर रहने लगे, लेकिन वो खुद एक फिजिशियन थे और उन्होंने भी पीएचडी की थी। शायद वो रिसर्च की अहमियत जानते थे, इसलिए उन्होंने पीएचडी करने में मैरी का पूरा साथ दिया और अब घर पर वो बच्चे संभालने लगे। मैरी को भी अब एक हेल्प मिल गई थी और अब वो बेफिक्र होकर अपनी रिसर्च कर सकती थी। अब मैरी ने अपने रिसर्च करने के लिए जगह जगह से मटेरियल कलेक्ट किया। रिसर्च एलिमेंट्स कलेक्ट करने के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से मदद मांगी, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, माइनिंग कंपनी से कई बार रिक्वेस्ट की कि वो उनके रिसर्च एलिमेंट्स प्रोवाइड करवाने में हेल्प करें। अपनी इस रिसर्च के लिए मैरी ने उस वक्त के पीरियोडिक टेबल में मौजूद हर एलिमेंट को टेस्ट किया। पियर को भी मैरी की इस रिसर्च में इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए वो भी मैरी के साथ इस रिसर्च में उनका साथ देने लगी। मैरी ने साबित कर दिया कि बैकरेल जो कह रहे थे वो सही है। साथ ही उन्होंने ये भी पता लगाया कि सिर्फ यूरेनियम ही नहीं, थोरियम नाम का एक एलिमेंट भी रेडिएशन छोड़ता है। इसके बाद 1898 में पियर और मैरी ने एक जॉइंट रिसर्च पेपर लिखकर पोलोनियम नाम के नए एलिमेंट के बारे में बताया। अपने देश पोलैंड के नाम पर मैरी ने इस एलिमेंट का नाम पोलोनियम रखा। कुछ महीने बाद उन्होंने एक और एलिमेंट ढूंढा जिसका नाम रखा रेडियम, क्योंकि इसमें से रेज निकलती थी। रेडियम की खासियत ये थी कि वो अंधेरे में भी चमकता है। इन दोनों एलिमेंट्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए मैरी ने एक टर्म दी, रेडियो एक्टिव। मतलब ये एलिमेंट्स रेडिएशन की फॉर्म में नेचुरली एनर्जी रिलीज करते हैं। इसलिए साइंस के रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में हम मैडम क्यूरी का नाम पढ़ते हैं। इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन की दुनिया ही बदल दी। इन एलिमेंट्स का यूज कैंसर जैसे बीमारी के ट्रीटमेंट में किया जाने लगा। साइंस वर्ल्ड में उस वक्त मेल डोमिनेट करते थे, इसलिए सिर्फ मेल के अचीवमेंट पर ही तालियां बजती थी। औरतों के लिए यहाँ कुछ खास जगह नहीं थी। इस डिस्कवरी के बाद मैरी और पियर को भी दुनिया में अप्रिसिएशन मिला। लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में दोनों को लेक्चर देने के लिए बुलाया गया, लेकिन मैरी यहाँ लेक्चर नहीं दे सकती थी। पियर को ही इस पूरी रिसर्च को डिस्क्राइब करने का मौका मिला। मैरी को हमेशा सिर्फ ऑडियंस में बैठने के लिए बुलाया जाता, क्योंकि औरतों को लेक्चर देने का कल्चर ही नहीं था। लेकिन उस वक्त भी कुछ मेल्स ऐसे थे जो इस कल्चर को लगातार बदलने की कोशिश में थे। जैसे पियर ने लेक्चर देते वक्त इस डिस्कवरी में मैरी के रोल और उनके कोलैबोरेशन को बताने में कोई कमी नहीं की। उन्होंने मैरी की मेहनत को अच्छे से डिस्क्राइब भी किया, कभी अपनी वाइफ का क्रेडिट खुद नहीं लिया। इसी तरह रॉयल एकेडमी में जब पियर क्यूरी लेक्चर दे रहे थे तो इसी दौरान इंग्लैंड के साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन मैरी को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके बराबर में जाकर बैठे और लेक्चर के बाद उन्होंने मैरी और पियर दोनों के ऑनर में लंच पार्टी भी ऑर्गेनाइज की। नोबेल प्राइज मिलना भी मैरी के लिए आसान नहीं था। नोबेल प्राइज नॉमिनेशन के लिए उन्हें काफी ह्यूमिलेशन सहना पड़ा। शुरुआत में बैकरेल को, क्योंकि उन्होंने रेस के बारे में बताया था और इसे कंफर्म करने के लिए पियर को ही नॉमिनेट किया गया था। मैरी को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि आइडिया मैरी का था। रिसर्च में भी सबसे बड़ा रोल मैरी का था, लेकिन उस वक्त साइंस की दुनिया में भी तारीफ सिर्फ मेल साइंटिस्ट के लिए होती थी। लेकिन जैसे कि पहले भी कहा, कुछ ऐसे मेल उस वक्त मौजूद थे जो विमेन की कंट्रीब्यूशन की अहमियत को समझते थे। उस वक्त नोबेल कमेटी के मेंबर स्वीडिश मैथमेटिशियन योस्ता मेताक लेफ्लर ने नोट किया कि मैरी को अनफेयरली तरीके से नॉमिनेशन से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने पियर क्यूरी को इस बारे में इन्फॉर्म किया। पियर ने नोबेल कमेटी से स्ट्रांगली अपोज करते हुए कहा कि मैरी का नाम भी नोबेल प्राइज के नॉमिनेशन में शामिल होना चाहिए। काफी स्ट्रगल के बाद मैरी का नाम भी शामिल किया गया। फाइनली 1903 में मैडम क्यूरी के साथ पियर क्यूरी और बैकरेल ने फिजिक्स का नोबेल प्राइज शेयर किया। इसके बाद पियर क्यूरी और मैडम क्यूरी स्टार कपल बन गए, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब दोनों हस्बैंड और वाइफ साइंटिस्ट हैं और एक बड़ी डिस्कवरी पर काम किया है। लेकिन पियर क्यूरी की तबीयत अब थोड़ी बिगड़ने लगी थी। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि पियर को किस वजह से एक्सट्रीम पेन हो रहा है। हालांकि इसकी वजह थी रेडिएशन। अपनी रिसर्च के दौरान पियर क्यूरी और मैरी क्यूरी दोनों हार्मफुल रेडिएशन के कांटेक्ट में थे, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई इक्विपमेंट से भरी लैब नहीं थी, प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे, इसलिए दोनों की बॉडी पर इसका असर दिख रहा था। इसकी वजह से एक बार मैरी क्यूरी का मिसकैरेज भी हुआ। इन सब के बीच 1903 में मैरी की पीएचडी पूरी हो गई और 1904 में मैरी को एक और बेटी हुई। अप्रैल 1906 में पियर क्यूरी जल्दबाजी में अपने पब्लिशर के पास जा रहे थे। रोड पर पियर शायद अपने ख्यालों में बिजी थे और अपनी सोच में बिजी पियर सड़क पार करते वक्त ध्यान नहीं दे पाए। उनके घोड़े से खींचने वाली एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
अचानक पियर क्यूरी की डेथ मैरी के लिए ट्रॉमा जैसी थी, क्योंकि लेबोरेटरी ना होने की जिस परेशानी से दोनों जूझ रहे थे, पियर क्यूरी वही बनाने की कोशिश में थे। मैरी ने वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी बनाने के पियर क्यूरी के ड्रीम को अपनी लाइफ का एम बना लिया। 1911 में नोबेल सेरेमनी से पहले रूमर्स फैला कि क्यूरी का अपने से 5 साल छोटे और पियर के स्टूडेंट पॉल लैंजविन से लव अफेयर है। पॉल लैंजविन खुद एक प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट थे और एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी काम कर चुके थे। अब पॉल की वाइफ, जो खुद उनके साथ नहीं रहती थी, उनका कहना था कि उन्हें पॉल और मैरी के लेटर्स मिले हैं जो उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिशर्स को दे दिए। जल्द ही ये न्यूज़ अ रोमांस इन अ लैबोरेटरी नाम से हर न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन गई। मैरी को ऑफिशियल नोबेल सेरेमनी में शामिल न करने की कोशिश की गई, लेकिन मैरी ने कहा कि वो नोबेल सेरेमनी में शामिल होंगी क्योंकि ये प्राइज उन्हें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट के लिए मिल रहा है और उनके साइंटिफिक वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच कोई रिलेशन नहीं है। आखिरकार मैरी को दूसरी बार केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया और अब इसी साल उन्हीं न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन मैरी की अचीवमेंट से सजी थी। मैरी फर्स्ट पर्सन थी जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला था। मैरी लैब बनाने के पियर क्यूरी के जिस ड्रीम पर काम कर रही थी, फाइनली 1914 में रेडियम इंस्टीट्यूट नाम से वो लेबोरेटरी तैयार हो गई। इतना ही नहीं, जहां वो लैब बनी उस स्ट्रीट का नाम रखा गया पियर क्यूरी स्ट्रीट। लेकिन मैरी क्यूरी की अचीवमेंट अभी भी खत्म नहीं हुई। वो हर बार एक नए मकसद में लग जाती। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान मैरी ने सोचा कि बैटलफील्ड में जो सर्जन्स या डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें असिस्ट करने के लिए एक चलता फिरता रेडियोलॉजिकल सेंटर बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने मोबाइल एक्सरे व्हीकल बना दिया ताकि एक्सरे की मदद से जल्द ही पता लगाया जा सके कि गोली कहाँ लगी है या चोट कितनी गहरी है, और क्विकली पता लगाया जा सके कि ऑपरेशन किया जाना है ताकि ऑपरेशन करके सोल्जर्स की जान बचाई जा सके। मैरी ने कम से कम 200 रेडियोलॉजिकल सेंटर बनाने में मेहनत की और उन्होंने बाकी नर्सेस को भी इसे ऑपरेट करने के लिए खुद ट्रेनिंग दी। उनकी 17 साल की बेटी एरिन ने भी इस काम में उनका पूरा साथ दिया। इस बीच मैरी की हेल्थ लगातार खराब हो रही थी। लंबे वक्त तक रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया हुआ था, जिसमें बॉडी में नए ब्लड सेल बनते ही नहीं। 1934 में 66 साल की उम्र में मैरी की इसी डिजीज की वजह से डेथ हुई। मैरी और पियर क्यूरी के रिमेन्स को लेड के कॉफिन में सील किया गया क्योंकि उनके रिमेन्स और मैडम क्यूरी की नोटबुक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अभी भी मौजूद है, जिनके एक्सपोजर में आने से किसी की जान भी जा सकती है। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो आपको साइन करना होगा कि आप इन्हें अपनी रिस्क पर देख रहे हैं। तो ये थी उस फीमेल साइंटिस्ट के बारे में कुछ बातें जो ऐसी पहली विमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला और पहली ऐसी पर्सन भी थी जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज दिया गया। मैरी क्यूरी की डिस्कवरीज ने साइंस और फीमेल साइंटिस्ट दोनों की दुनिया बदल दी। अगर आप मैरी क्यूरी से जुड़े किसी और फैक्ट को शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। और अगर ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।